हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र। नमस्कार। वीडियो के इस अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस भाग 2। इसमें मुख्य रूप से फॉरवर्ड ब्लॉक पर चर्चा की गई है। इसके पहले जैसा कि 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में एक विकट परिस्थिति पैदा कर दिए जाने के बाद सुभाष बाबू को काम करना लगभग नामुमकिन सा हो गया और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 में की गई थी और इसकी आयु 3 साल तक थी। ये जून 1942 तक चलती रही। तो 3 मई 1939 के दिन फॉरवर्ड ब्लॉक उत्तर प्रदेश के कानपुर के निकट उन्नाव में मुकर नामक स्थान पर की गई थी। मुकर नामक स्थान पर करने के बाद इसका पहला अधिवेशन बंबई में किया गया था 1939 में। इसका दूसरा अधिवेशन नागपुर में किया गया था अक्टूबर 39 में और इसका तीसरा अधिवेशन रामगढ़ में किया गया था मार्च 1940 में। फॉरवर्ड ब्लॉक, जैसा कि इसका नाम है, इसका लोगो भी था एक उछलता हुआ सिंह, लक्ष्य के प्रति समर्पित। तो कांग्रेस के अंदर सुभाष बाबू ने एक ऐसी राजनीतिक मंच बनाई जिनसे देश की आजादी को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद उन्हें भी कांग्रेस से निकाल दिया गया था 3 वर्ष के लिए। तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के मंच से देश की आजादी का बिगुल बजाना शुरू किया। इसके लिए ठीक इसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक में स्वामी सहजानंद सरस्वती बड़े सम्मानित नेता थे, इसके सदस्य थे। विश्वंभर दयाल त्रिपाठी जी भी थे, इसमें महामंत्री पद पर थे। तो देखा जाए तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में द्वितीय विश्व युद्ध की संभावना बन चुकी थी और इसके कुछ महीने के बाद यानी कि सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल तब बज गया जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और फ्रांस और ब्रिटेन ने भी जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बजते ही भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो ने बिना भारतीय नेताओं से विचार विमर्श किए ही भारत को युद्ध में झोंक दिया, अर्थात भारत को युद्धरत देश घोषित कर दिया। इससे सभी कांग्रेस के चुने हुए नेता बौखला गए। परिणाम अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिए सभी नेताओं ने और ऐसे में त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने अगली रणनीति क्या बनाएंगे उस पर कोई चर्चा नहीं की और वो ब्लैंक हो गया, वो जगह खाली हो गया। और इसी खाली जगह को भरने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक ने वो अद्भुत काम किया जिस पर गांधी जी की बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह भी आकर टिकती है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के समय सुभाष बाबू ने कहा था कि हमारे देश की मांग है और उसके प्रथम अवसर पर बॉम्बे में उन्होंने कहा कि देशवासियों से अनुरोध किया, खासतौर से आम जनता से अनुरोध किया कि हमें सभी रियासतों को एकजुट होकर के साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ युद्ध छेड़ देना चाहिए और आजादी की बिगुल बजा देनी चाहिए। उन्होंने इस काम के लिए कांग्रेस या किसी मंच को नहीं बल्कि फॉरवर्ड ब्लॉक को एक राजनीतिक मंच दे दिया और जगह जगह घूम करके प्रचार प्रसार करने लगे अंग्रेजों के विरुद्ध। ऐसे में अक्टूबर 1939 में नागपुर में जो अधिवेशन हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक की, वो साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन के नाम से जाना गया। इसमें सभी रियासतों को एकजुट होकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल बजाने का आग्रह किया, आह्वान किया और एक एक करके सुभाष बाबू सभी रियासतों से संपर्क करने लगे। यह वह समय था जब इतनी बुनियादी छोटे स्तर पर कि हमें एक एक आम आदमी को इस
फॉरवर्ड ब्लॉक से जोड़ना है, अभी कल्पना लोग नहीं कर पाए थे। राजनीतिक रूप से एक तरह से उस फॉरवर्ड ब्लॉक के मंच से ऐसी माहौल तैयार करने की कोशिश की जो मार्च 1940 में जाकर के, जब 23 मार्च 1940 को रामगढ़ में फॉरवर्ड ब्लॉक का अधिवेशन हुआ, वहां पर साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन, उसको हम समझौता विरोधी आंदोलन के नाम से जानते हैं, सुभाष बाबू ने वो आंदोलन चलाना शुरू कर दिया, जिसमें वो ग्रामीण स्तर में ग्राम पंचायतों के माध्यम से, कल कारखानों के माध्यम से मजदूरों को और आम आदमियों को जोड़ने का एक सिलसिला शुरू कर दिया। और यही नहीं, बल्कि इसी समय एक कलकत्ता में गुलामी के प्रतीक हॉलैंड स्मारक, जिसको कि हॉलवेल, एक तरह से उसे कई नामों से जानते हैं, हॉलैंड स्मारक तो जानते ही हैं, हॉलवेट स्तंभ भी कहते थे उसको, वो एक गुलामी का प्रतीक था। तो उसे फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों ने जब रामगढ़ में अधिवेशन किए थे मार्च 1940 में, तभी से संकल्प लिया गया कि हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में 6 अप्रैल में उन शहीदों की स्मृति के अवसर पर पूरे देश में एक साथ आंदोलन करेंगे। ये बात 1940 की है। पूरे देश में एक तनाव का माहौल है, पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में रामगढ़ में फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों के द्वारा यह संकल्प ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया। और यही हुआ ही, 6 अप्रैल को उस स्मारक को तोड़ दिया गया और जगह जगह लोगों को एकजुट करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हमें हमारा सत्ता सौंप कर वापस चले जाओ के नारों से फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ता घूमने लगे। और ब्रिटिश सरकार ऐसे में घबरा गई, क्योंकि अंदरूनी उसको कहीं से कोई मदद नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में घबरा करके सरकार ने नवंबर में 1940 में सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लिया। सुभाष बाबू अपने आप को गिरफ्तार पा करके छटपटाने से लगे, क्योंकि वो जेल के अंदर ऐसे दौर में बंद रहना नहीं चाहते थे। लिहाजा बाहर निकलने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और आमरण अनशन से उनकी सेहत गिरने लगी। ब्रिटिश सरकार के लिए सरदर्द बन गया कि अगर सुभाष बाबू को जेल में कुछ हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो भारत की में ब्रिटिश सरकार की बड़ी किरकिरी हो जाएगी। लिहाजा वो उन्हें दिसंबर 1940 में रिहा करने पर सहमत हो गई, लेकिन उन्हें खुला छोड़ना भी नहीं चाहती थी। ब्रिटिश सरकार बंद रखने में आमरण अनशन का डर, खुला रखने में अपने विरुद्ध विद्रोह का डर। ऐसे में घबराए हुए ब्रिटिश सरकार आनन फानन में दिसंबर 1940 में सुभाष बाबू को रिहा तो करती है, लेकिन उन्हीं के घर में नजरबंद कर देती है। और उस नजरबंद के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के जो तत्कालीन सचिव थे, ये प्यारे लाल, जिन्हें लाला शंकर लाल भी कहा जाता था, तो लाला शंकर लाल को सुभाष बाबू ने भेजा ताकि वो जापान में जाकर के रूसी दूतावास से संपर्क करें और रूसी दूतावास से संपर्क करके सुभाष बाबू के लिए कुछ मदद की व्यवस्था की जाए देश के बाहर, क्योंकि कांग्रेस सुभाष बाबू के खिलाफ हो चुकी थी देश में। और सुभाष बाबू को लगा था कि देश में रह करके हम आज़ादी की लड़ाई बहुत लंबे समय तक नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर हम जेल में हैं तब भी कुछ नहीं कर सकते और घर में नज़रबंद हैं तब भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में देश के बाहर जाने की सलाह उन्हें विनायक दामोदर सावरकर जी ने दिया था। और इसी सलाह के चलते ही उन्होंने शंकर लाल को, लाला शंकर लाल जो महामंत्री थे, सचिव थे, उन्होंने भेजा था जापान में, ताकि जापान में रूसी दूतावास से मदद की बात की जा सके। और वो वहाँ से जब वापस लौटते हैं शंकर लाल जी, तो वो अपनी मिशन में सफल होते हैं। इस सफलता की जानकारी सुभाष बाबू के बड़े भाई शरद बाबू के माध्यम से उन तक पहुँचाई जाती है। और इसी के बाद 1940 के बाद 1941 में सुभाष बाबू भारत से बाहर जाकर के देश की लड़ाई लड़ने के लिए
पलायन करने के लिए भारत से बाहर तरकीब सोचने लगते हैं। और इसके बाद इस खंड को हम भाग 3 में आपसे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।